हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। मैं योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था उपनिवेशवाद और देहात, जहाँ पर हमने ये देखा था कि जो औपनिवेशिक शासन था वो इंडिया में पहाड़ियों पर या आदिवासी इलाकों में या देहाती इलाकों पर जो है किस तरीके से उनका शासन आया, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे उनको अपने इलाके छोड़ने पड़े या वो छोड़ने के लिए उन्हें विवश किया गया। तो आज हम जो है एक समूह के बारे में बात करेंगे, संथाल के बारे में अगला हमारा टॉपिक चलेगा इसमें। और इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुकी हूँ, ये आपकी लास्ट वीडियो है और आपका जो चैप्टर है हाफ आएगा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आज आपका चैप्टर कहाँ फिनिश होना है वो भी मैं आपको वीडियो के साथ में बता दूँगी। तो अब आपका अगला टॉपिक है संथाल। संथाल एक समूह है। सन 1810 के अंत में बुकानन ने जो है गुंजरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखला का एक भाग था, को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच में निकलकर एक गांव में पहुंचा। वैसे तो एक पुराना गांव था, इसमें आसपास की ज़मीन की खेती के लिए अभी भी सफाई की थी। वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चलता है कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट हो गई। उसने लिखा कि गुंजरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र में विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन जो है अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू, सरसों और कहीं नहीं देखी जितनी वहाँ पर थी। पूछने पर तो पता चला है कि संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली है, काफ़ी कृषि एरिया काफ़ी बढ़ा लिया था संथालों ने। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाली पहाड़ियों के लोगों के नीचे ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया गया और वहाँ पर जो है ये लोग जो है संथाल लोग जो जाकर बस गए। संथाल लोग जो है राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे, ये क्वेश्चन है। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ों को अपनी बस में करके स्थायी कृषि के एक स्थान पर बसने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे जो पहाड़ी लोग थे। जबकि उनके विपरीत जो है संथाल जो है वो आदर्श बाशिंदे थे, क्योंकि उन्हें जंगल का सफाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जो है जोतते थे। संथालों को ज़मीनें देकर जो है राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके में दमीने को के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दी गई, यानी कि उस संथालों को दे दी गई। उन्हें इस इलाके के अंदर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी, स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में शर्त थी कि इनको दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के अंदर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़े गए, इसकी परिसीमा निर्धारित की गई कि यहाँ तक इनकी सीमा रहेगी और इसे मैदानी इलाकों के स्थायी कृषकों की दुनिया में और पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। यानी संथालों को जो है पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दमीनों को के सीमांकन के बाद में संथालों की बस्तियाँ बहुत तेजी से बढ़ने लगी। संथालों के गांव की संख्या बहुत बढ़ी। 1838 में 40 थी, तेज़ी से बढ़कर 1851 में जो है ये 1473 पहुंच गई। इस अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी वो 82,000 पहुंच गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियाँ भी जो है बढ़ती चली गई। उसके बाद जो है 19वीं सेंचुरी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज से बराबर बिना थके चलते रहते थे। वे यहाँ दामिनी को में आकर मानो इसकी यात्रा को पूर्ण विराम लग गया हो। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो उन्होंने पहाड़िया लोगों से प्रतिरोध किया, पर आतंकवाद वे इन पहाड़ियों में अंदर की ओर चले जाने के लिए मजबूर किए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर रोका गया और ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानियों और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीन खोजने और भूमि की प्रकृति उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती थी। अब सर्वाधिक जो उपजाऊ ज़मीनें थी उनके लिए दुर्लभ हो गई, क्योंकि वहाँ अब ज़मीन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़ी लोग खेती के अपने तरीके जो है झूम
खेती की तरह जो है आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। इस तरह से जो है क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए, जो पहाड़ी शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा संथाल लोगों ने अपनी पहली वाली खानाबदोशी जिंदगी को छोड़ दिया। अब वे एक ही जगह जाकर बसने लगे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक खेती करने लगे और व्यापारिक साहूकारों के साथ में लेन देन भी करने लगे। लेकिन संथालों ने भी जल्दी ही ये समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती शुरू करी थी वे उनके हाथों से निकली जा रही है। संथालों ने जिस ज़मीन को साफ करके खेती शुरू करी थी उस पर अब जो है सरकार ने जो एक बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया। साहूकार, जिन्हें वो दिकू बोलते थे, लोग जो है ऊंची ब्याज दर लगा रहे थे और कर्ज अदा न करने की वजह से जो है उन पर उनकी ज़मीन पर जो है वो लोग कब्जा कर रहे थे और ज़मींदार लोग दामीन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। फिर उसके बाद जो 1850 के दशक संथाल लोग ये महसूस करने लगे कि अब अपने लिए आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहाँ उनका अपना शासन हो, जमींदार साहूकार औपनिवेशिक राज के बाद इलाके की इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांव को आग लगा दिया गया। जलते ही गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए हैं। गर्वपूर्वक की दर्शाने के लिए ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उनमें विद्रोह के कुचलने, डालने और वैश्विक औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने कितना अधिक योग्यता है। यानी कि जो संथाल लोग थे उन्हें जल्दी ही पता लग गया था कि जो औपनिवेशिक शासन है वो आपसे खेती करवा रहे हैं और जहाँ उनका फैलाव ज़्यादा हो जाता है फिर वहीं उसको जो है उनको वहाँ से हटा देते हैं, फिर दोबारा एक बंजर भूमि पे छोड़ देते हैं जिससे कि वो वहाँ पर खेती कर सके। तो उन्हें पता लग गया था कि जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो ज़मीन उनकी नहीं है। उसके बाद जो है उनके लिए जो विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया था कि जो संथाल लोग थे उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। 1855-56 के सत्तावन विद्रोह के बाद में संथाल का प्रगति का निर्माण कर दिया गया। इसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों से ले लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसके लिए विशेष कानून लगाने में संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है बुकानन विवरण। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्य के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्शावासियों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलाधियों आदि के बड़े दल के साथ सभी यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठा करती थी। बुकानन को ये साफ साफ हिदायत दी गई थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता था तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्य तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए भूविज्ञानियों, भूगोलवेत्ताओं और वनस्पति विज्ञानों और चिकित्साओं को भेजा गया। निसंदेह असाधारण पर्यवेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही व्यक्ति था। बुकानन जहाँ भी गया वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्रोत तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश करी। उसने लौह खनिज और अभ्रक गैनराइट सॉल्टपेटर से संबंधित सभी स्थानों पर उस स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी परिदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही लिख पाता था उसने क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसने फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादन कैसे बनाया। वहाँ कौन सी फसल बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि इसकी सूक्ष्म दृष्टि प्राथमिकता स्थानीय निवासियों से कितनी अलग है, क्या आवश्यक है। इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्यता रूप से वनस्पति की जीवन शैली का आलोचक था और ये महसूस करता था कि वनों में कृषि भूमि में बदलना ही होगा। तो ये बुकानन का विवरण था जो उसने अपनी जो है उसकी रिपोर्टों से पता लगता है कि उसने क्या चीज़ देखी और किस तरीके से उसने एक्सप्लेन करी।
अब यहाँ पे देखिए संथालों के बारे में बुकानन के विचार। बुकानन संथालों के बारे में क्या सोचता? नई ज़मीनें साफ करने में वे बहुत होशियार थे, लेकिन नीचता से रहते थे। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं थी और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती थी, जिन पर अंदर की ओर लेप लगा होता था। और झोपड़ियाँ छोटी मैली कुचैली होती थी, उनकी छत सपाट होती थी, उनमें बहुत कम उभार होता था। तो ये संथालों के बारे में बुकानन ने बात कही है। अब उसके बाद ये देखिए संथाल हो गए। इसमें देखिए संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों के साथ युद्ध कर रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के रेसेंट लंदन न्यूज़ में ये प्रकाशित चित्र है। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया था। जो गांव पहले नीरव शांत दिखाई देता था, अब वहाँ पर जो है नृशंस बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए थे। अब इसमें देखिए संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 में जो है एक न्यूज़ में प्रकाशित किया गया था। विद्रोह को कुचल दिए जाने के बाद उनके इलाके की छानबीन की गई। संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। ब्रिटिश लोगों ने पकड़ा, गांव में आग लगा दी। जलते हुए गांव के बीच चित्र जो है ब्रिटेन में आम जनता को दिखाया गया, जिससे कि वो उनको जनता को पता लग सके कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो कितने शक्तिशाली हैं और वो आपको कुचल सकते हैं। उसके बाद फिर ये पिक्चर है, संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो उनको पकड़ा गया, उन्हें जो है जेल में डाला गया, है ना। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि हमारी कितनी पावर है। और ये पिक्चर जो है वो सिंधु महाजी संथाल विद्रोह का एक नेता है, इसकी है। तो बच्चों ये आपका मैंने बताया था, ये जो टॉपिक है आपका बुकानन का विवरण, ये लास्ट टॉपिक है और ये आपका यहाँ फिनिश हो जाता है चैप्टर। देहात में विद्रोह बक्कन दक्कन, यहाँ से आपका चैप्टर नहीं आएगा, सिर्फ आपका यहीं तक ही आएगा 275 तक। तो आप जो है यहीं तक ही जो है अपना चैप्टर रीड करेंगे, वीडियो को देखेंगे, बहुत ध्यान से चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।